नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं। यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। आज हम बात करेंगे बीजेपी की, जो 2024 की जंग लड़ने के लिए अपने हथियारों को चमकाने में, उनकी धार तेज करने में जोर शोर से लगी हुई है। जहां एक तरफ विपक्षी पार्टियां अपनी एकजुटता, अपने गठबंधन को लेकर भी कोई आखिरी फैसला नहीं कर पाई हैं अभी तक, वहीं बीजेपी ने एक एक सीट पर उम्मीदवार तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी के नेता, बीजेपी आला कमान एक मिशन 80 की बात पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, यानी यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, वहां बीजेपी के अपने सर्वे में, अपने आकलन में कई सीटें ऐसी आई हैं जहां पर या तो बहुत मुश्किल लड़ाई है, या फिर जहां पर फिलहाल आज की तारीख में हार नाचती हुई भी दिख रही है बीजेपी के नेताओं को। आज अखिलेश यादव ने एक सर्वे को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है कि बीजेपी जो सर्वे करवा रही है वो इसीलिए करवा रही है क्योंकि बीजेपी को 2024 में अपनी हार नजर आ रही है और वो शायद बहुत सीटों पर एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सीटों पर टिकट काटेगी इस सर्वे के बाद। तो प्रशांत, सबसे पहले अगर मैं आपसे ये समझना चाहूँ अपने दर्शकों के लिए कि अखिलेश यादव के बयान के बाद ये सर्वे थोड़ा चर्चा में है, तो क्या है ये सर्वे, बीजेपी क्यों करवा रही है और उसका क्या मकसद है? नीरज जी, जो मेरी जानकारी है, जो मेरी भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष जो है उनसे मुलाकात भी हुई। मैंने इस बारे में पूछा भी कि ये क्यों उन्होंने इसको वर्गीकरण किया है सीटों का। तो मेनली जो उसका कारण है कि मिशन 80, मतलब 80 में से 80 जो उनका एक लक्ष्य है, जो उनको लगता है कि निकाय चुनाव में जैसे उन्होंने क्लीन स्वीप किया है, खासतौर से शहरी निकाय चुनाव में और मेयर सीट पर, तो उन्हें लगता है कि वो लोकसभा में भी अगर कोशिश की जाए तो वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि लोकसभा में ग्रामीण सीटें भी होंगी और तमाम हर वहां पे समीकरण अलग होंगे, हो सकता है विपक्ष अलायंस में हो तो वहां समीकरण अलग होंगे, लेकिन एक तरीके से क्योंकि बीजेपी हमेशा जो है वो 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, तो उनपे और वहां पे मॉनिटरिंग बड़ी माइन्यूट तरीके से होती है। तो उन्होंने एक जोन वार एक चीजें अपना एक बनाया है। उसमें मेनली जो उन्होंने फोकस किया है वो 9 सीटों पर किया है, जो उनको रेड जोन में रखा है। वो 9 सीटें जो है वो मतलब उसमें दर्शक भी इसको गैस कर सकते हैं। जो 9 सीटें हैं, आजमगढ़, हाल इस समय भले ही क्या नाम है वो बीजेपी इस समय जीत रही है, लेकिन बीजेपी जानती है कि 2024 में ये सीट जो है बड़ी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि 2024 में हो सकता है कि यहाँ पर अलायंस में विपक्ष चुनाव लड़े, या जिसके खाते में भी जाए। ये चर्चा चल रही है यूपी में कि शिवपाल यादव भी आजमगढ़ से लड़ सकते हैं या अखिलेश यादव लड़ सकते हैं। तो ऐसे में आजमगढ़ की सीट कठिन हो जाएगी। वो जो चुनाव था वो बायपोल था, वो सरकार बनाने या हटाने का चुनाव नहीं था। पहली सीट जो है आजमगढ़, इस पे जो कि रेड जोन में नंबर 1 पे कही जा सकती है। उसके अलावा कन्नौज है, जहां से मोस्ट प्रोबेबली अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के चांसेस है। उन्होंने इसको कैमरे पर भी बात कही थी। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक तबका है जो चाहता है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ ही लड़े, कन्नौज न लड़े, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने अपने करीबियों को, अपने कोर जो टीम है उसको आजमगढ़, उसको कन्नौज भेज दिया है, ताकि उसको सर्वे करें और बताएं कि क्या फीडबैक है। दूसरी सीट जो कन्नौज है। तीसरी सीट है अंबेडकर नगर। और अंबेडकर नगर इसलिए क्योंकि अंबेडकर नगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी स्वीप कर गई थी, और वहां पर अभी जो है वो बीएसपी का वहां पर अभी सांसद है। सांसद है रितेश पांडे, है ना। और हालांकि इस जो समीकरण है उसमें रितेश के चांसेस अच्छे हैं अगर वो विपक्ष के से लड़ते हैं, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी के पास और भी ऑप्शन है जिनको, जो चाहते हैं कि वो लोकसभा लड़े। तो ऐसे में अम्बेडकर नगर में क्या होगा, तो अम्बेडकर नगर में बीजेपी के लिए चीजें आसान नहीं है, प्लस कुर्मी वोट वहां का जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के फेवर में बहुत ज्यादा नहीं रहा। तो ये वहां पर टेंशन की वजह, जो तीसरी सीट थी। चौथी सीट है मुरादाबाद। मुरादाबाद में अभी समाजवादी पार्टी के सांसद है, लेकिन वहां पर बीजेपी को लगता है कि अगर चुनाव पोलराइज हो गया या कुछ ऐसे समीकरण बन गए तो भले ही चांस हो, लेकिन वहां पर मुरादाबाद में अगर एकमुश्त होकर विपक्ष का वोट पड़े आता है तो मुरादाबाद हाथ से निकल जाएगा। ये चौथी सीट थी। पांचवी है रामपुर। रामपुर में बीजेपी बायपोल जीतती आ रही, लेकिन वो भी जानती है कि बायपोल्स और असली पोल, मतलब बायपोल्स भी असली पोल होते हैं, लेकिन बायपोल्स और मेन पोल्स में फर्क होता है। तो ऐसे में रामपुर की सीट जो है बीजेपी ने रेड मार्क में रखी है, रेड जोन में रखी है। और पांचवी सीट जो है रामपुर के पास, रामपुर और मुरादाबाद के पास की सीट है अमरोहा, जिसको लेकर भी क्या नाम है थोड़ा सा डाउट है बीजेपी को कि वो हो सकती है। उसके अलावा रायबरेली। रायबरेली इसलिए क्योंकि गांधी परिवार का गढ़ है।
रायबरेली। हालांकि बीजेपी ने थोड़ा सा, मैं इस बात पे हैरान हूँ कि अभी तक अमेठी क्यों नहीं रखी है, क्योंकि अमेठी भी इस बार इतना आसान नहीं हो रहा है जैसा सुनने में आया है। लेकिन उसको उन्होंने, अमेठी को नहीं रखा है, रायबरेली को रखा है, कि उन्हें लगता है कि सोनिया गांधी, क्योंकि वहां पे बीजेपी के पास कोई प्रत्याशी बड़ा नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ाने के लिए। अमेठी में स्मृति ईरानी है, तो ये एक छठी सीट हो गई। उसके अलावा जो और सीटें हैं उसमें सहारनपुर एक सीट है। सहारनपुर उन्होंने इसलिए रखा है कि सहारनपुर में बीएसपी के सांसद हैं अभी, और बीएसपी से ही हो सकता है मोस्ट लाइकली जो है वो अभी भी इमरान मसूद के लड़ने के चांस है। उस तो इस वजह से उनको लगता है सहारनपुर में समीकरण जो है वो उनके फेवर में नहीं है। एक सीट और है फिरोजाबाद। मैं थोड़ा सा अभी इस बात को लेकर बहुत श्योर नहीं कि उन्होंने फिरोजाबाद क्यों रखा है, कि मुझे तो लग रहा है कि फिरोज इस पे कासिम जी शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद बहुत कठिन सीट बीजेपी के लिए नहीं है। एक बार कासिम जी पर से इस पे क्लैरिटी एक बार जरूर लीजिएगा। और जी उन्होंने ये जो सीटें जो है उसको अभी रखा हुआ है। वहीं उन्होंने इसके अलावा अमेठी, जौनपुर, फूलपुर, ये सब सीटें भी हैं जो बीजेपी के लिए कठिन होती हैं, लेकिन उसको उन्होंने रेड जोन में नहीं रखा है। एक चीज और, एक मैं अपडेट और दे दूं, एक जो एमएलसी चुनाव के बाद एक उम्मीद जो बीजेपी को एक लग रही है कि राजभर जो है वो आ जाएंगे इस तरफ, और राजभर के भी जो बयान जिस तरह से आ रहे हैं वो लग रहा है कि वो हो सकता है इस बार बीजेपी के साथ चुनाव लड़े। तो ऐसे में बीजेपी को लगता है कि मऊ की तरफ के जो आसपास लोकसभा सीटें हैं, इवन अम्बेडकर नगर में, आजमगढ़ में, राजभर जो है थोड़ा मदद कर सकते हैं। वहीं पश्चिम में बीजेपी को लगता है कि भले ही अभी ये जाट नाराज चल रहे हो, लेकिन कहने को जाट समुदाय उस टाइम पर भी नाराज था जब लोग विधानसभा के चुनाव आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी फेवर में समीकरण चले गए थे। तो पश्चिम से ज्यादा कहीं ना कहीं बीजेपी को इस समय मध्य यूपी और पूर्वांचल की जो है वो फिक्र ज्यादा है। जी बिल्कुल। तो कासिम जी, जैसा कि प्रशांत ने भी बताया हमें सारी सीटों का हाल, मैं आपसे सभी 9 सीटें तफसील से अलग हम आगे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे दर्शकों की रुचि चूंकि 9, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, प्रशांत ने अभी हमें बताया तमाम 9 सीटों के बारे में, लेकिन आपके हिसाब से वो सबसे खतरनाक 3 सीटें कौन सी हैं, सबसे मुश्किल 3 सीटें कौन सी हैं, और वहां बीजेपी को क्यों लगता है कि वो मुश्किल सीटें हैं, वहां क्या समीकरण है? अगर हम इन 9 में से, जो हम हमारी स्क्रीन पर भी चलता हुआ देख रहे हैं दर्शक, आजमगढ़, कन्नौज, अंबेडकर नगर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, रायबरेली, सहारनपुर और फिरोजाबाद, इनमें से आपको 3 सबसे मुश्किल सीटें कौन सी लगती हैं? जी मैं प्रशांत भाई से सहमत हूँ। मुझे जो सबसे मुश्किल सीटों में लगता है उसमें आजमगढ़ लगती है, अम्बेडकर नगर लगती है, और तीसरी सीट जो है मुझे वो ये आपके अमरोहा, ये 3 सीटें। मुरादाबाद मुझे उतनी टफ नहीं लगती जितनी अमरोहा टफ लगती है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए ये 3 सीटें बहुत टफ हैं। वो अलायंस कैसे बनता है, कैसे बिगड़ता है, उन सब चीजों को अगर अलग रख दिया जाए तब भी, कि यहाँ पर जो समीकरण है वो ऐसे हैं। जैसे आजमगढ़ में यादव मुस्लिम समीकरण इतना मजबूत है कि वो मतलब किसी भी यादव मुस्लिम भी और दलित मुस्लिम भी, दो में से कोई भी अगर एक बनता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां मुश्किल है। यही हाल अमरोहा में है। अमरोहा में मुस्लिम और एक जो है उनका दलित का जो समीकरण है, उसके अलावा मुस्लिम और गुर्जर या सैनी या अगर कोई कैंडिडेट अगर इस तरह का समीकरण बनता है तो वो भी बड़ा मजबूत समीकरण होता है। तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा टफ हो जाता है इस समीकरण को तोड़ पाना। और ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे फिरोजाबाद, मुझे फिरोजाबाद इतनी टफ नहीं लगती है भारतीय जनता पार्टी को, पता नहीं क्यों भारतीय जनता पार्टी को लगती होगी। मेरे नजदीक तो सहारनपुर से ज्यादा टफ है। तो ये अपना भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे है। मुझे लगता है कि ये 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए, अम्बेडकर नगर कोई भी हो, वहां पर समीकरण ऐसे हैं, 4 के 4 मिले वहां समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन अभी वहां पर लालजी वर्मा अगर कैंडिडेट हो जाते हैं समाजवादी पार्टी से, तो फिर रितेश अगर भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ते हैं तो समाजवादी को फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सीट आना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब कुर्मी वहां पर बहुत डिसाइडिंग है, उसके साथ मुस्लिम और यादव जुड़ जाने के बाद सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। नीरज जी कुमार, जैसा कि अभी 12 जून को एक मीटिंग होनी है पटना में, जहां विपक्षी पार्टियां या नीतीश कुमार विपक्षी एकता को लेकर शायद कोई लेकर आए, आपको क्या लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई फॉर्मूला वो लेकर आते हैं और उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन बनता है, तो उस गठबंधन की शक्लो सूरत क्या हो सकती है, और वो बीजेपी के लिए मुफीद होगा या खतरनाक होगा? अभी के हालात क्या कहते हैं? देखिए नीरज, मेरा मानना है कि 1 to 1 जब भी लड़ाई होगी तो वो बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। मुश्किल होगी ये लड़ाई लड़ना, क्योंकि इस बार विपक्ष की पूरी कोशिश है कि हर सीट पर बीजेपी को एक कैंडिडेट से मुकाबला कराया जाए। उत्तर प्रदेश में ये होगा, मुझे इसमें थोड़ा शक है, क्योंकि
मायावती ने अपना स्टैंड लगभग क्लियर करके रखा हुआ है कि वो किसी सूरत में समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। मायावती और आरएलडी और कांग्रेस का भी जो एक बात चल रही है, मुझे अभी बहुत फीजिबल ये भी दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मायावती कांग्रेस को लेकर के या आरएलडी को लेकर के भी बहुत सहज कभी नहीं रही है। हालांकि इसकी चर्चा जरूर है पॉलिटिकल सर्किल। 12 जून को जो मीटिंग रखी गई है, दरअसल उसकी पूरी कोशिश है, उसकी पूरी मंशा यही है कि बीजेपी के खिलाफ एकदम से सिर्फ एक कैंडिडेट उतारा जाए। बीजेपी उस प्रयोग से आगे निकल चुकी है। 2019 में अगर सपा और बसपा मिल गई तो ये मान लीजिए कि एकदम से 1 to 1 ही लड़ाई हुई थी, बाकी कोई और था भी नहीं कहीं पूरे उस चुनाव के दौरान। इसलिए बीजेपी को लगता है कि जब उस दौर को हमने झेल लिया है, सपा और बसपा का दौर हमने झेल लिया है और उसमें 80 में हम 64 सीटें लाए हैं, तो इससे ज्यादा बुरा गठबंधन और कोई नहीं हो सकता है सामने जो आने वाला है। हाँ, अगर ये सारे गठबंधन के साथ साथ उसमें बसपा भी जुड़ जाए, तब बीजेपी के लिए मुझे लगता है कि ज्यादा खतरा यहाँ पर हो सकता है कि बसपा, कांग्रेस, सपा, आरएलडी सभी पार्टियां जुड़ जाएं और तब बीजेपी को चुनौती। लेकिन मुझे ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश इस वक्त बीजेपी की वो प्रयोगशाला बनी हुई है जिसमें बीजेपी को लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें वो अपने लिए निकाल करके ले जा सकती है। और जो इस वक्त का माहौल है वो इस ओर इशारा भी कर रहा है कि विपक्षी एकता के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में कर्नाटक जैसी स्थिति हो जाना, उत्तर प्रदेश में बंगाल और बिहार जैसी स्थिति हो जाना बड़ा मुश्किल है। जिस तरीके से जो दूसरे नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव हैं, चाहे कोई भी नेता हो, वो कह रहा है कि 24 में बीजेपी का हम सफाया कर देंगे। लेकिन बीजेपी सिर्फ इस वजह से नहीं कि बीजेपी मजबूत है, संगठन के लिहाज से देख लीजिए, आज उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले 2 महीने के कार्यक्रम को उन्होंने जारी कर दिया है कि किस तरीके से उनके कार्यकर्ता बूथ बूथ जाएंगे, घर घर जाएंगे और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगे, हर जिले जिले में उनके कार्यक्रम होंगे। तो देखिए, आप मेहनत में पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। ये जरूर है कि अब की जो राजनीति है, जो सियासत है, उसकी केमिस्ट्री अब ये नहीं है कि 2 और 2 4 हो जाए। अब की केमिस्ट्री ये है कि मेहनत कौन ज्यादा कर लेता है, जातियों को कौन ज्यादा जोड़ लेता है, जातियों को कौन ज्यादा लुभा लेता है। अखिलेश यादव ने तमाम प्रयोग कर लिए हैं। इस बार ये प्रयोग भी हम देखेंगे कि हो सकता है कि कांग्रेस, आरएलडी और सपा फिर एक बार साथ में आ जाए। ये भी एक संभव है, क्योंकि 12 जून को जब कांग्रेस पार्टी उस बैठक में होगी, हो सकता है अखिलेश यादव भी उस बैठक में जाए। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव को औपचारिक निमंत्रण नहीं आया है, ना ही इन्होंने ओके किया है, लेकिन यह माना जा रहा है कि ऐसी बैठक होगी जिसमें सारे विपक्ष के दल होंगे। और अगर आप पी चिदम्बरम के उस बयान को देखिए जिसमें उनका कहना है कि हम 450 सीटों पर 1 to 1 लड़ने की स्थिति में है। कांग्रेस पार्टी 250, कोई कह रहा है, कोई 300 कह रहा है कि उतनी सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी न लड़े, बाकी सीट दूसरों के लिए छोड़ दे। तो एक ऐसा माहौल इस वक्त तैयार हो रहा है कि विपक्षी एकता होने वाली है, हो जाएगी। लेकिन क्या विपक्षी एकता को जनता उस तरीके से स्वीकार करेगी, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल इसलिए है क्योंकि सिर्फ विपक्षी एकता नहीं, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्रेडिबल चेहरा कौन होगा, ये तमाम चीजें ऐसी हैं नीरज, जो कि आने वाले समय में जनता इस सवाल को पूछेगी। और उत्तर प्रदेश के लिहाज से बीजेपी अपने कई कामों की वजह से, अपने पोलराइजेशन की जो उनका जो एक कह सकते हैं उनका जो एक हथियार है, वो उसने बहुत काम किया है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ का लॉ एंड ऑर्डर, तमाम चीजें ऐसी हैं। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता के बावजूद बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी रहेगा। नीरज जी। प्रशांत जी, फिर हम आपके पास लौटते हैं। जैसा कुमार अफरीक जी कह रहे थे कि विपक्षी एकता के प्रयासों के बाद बीजेपी एक सर्टेन एज के साथ नजर आ रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये भी तो एक उतना ही सच है कि बीजेपी को इस बार डबल एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना है। और जिस तरह के सर्वे का जिक्र नीरज जी कर रहे थे, जिस पर अखिलेश यादव तंज भी कस रहे हैं, जिसमें ऐसी भी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहे हैं कि कई नेताओं के रिपोर्ट्स संघ की तरफ से या संगठन की तरफ से जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है उसको सही नहीं जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा बीजेपी का डिपेंडेंस इस बात पर है कि पीएम मोदी का चेहरा कितना इफेक्टिव है। वैसे में जब हम इन रेड जोन की सीटों की बात करते हैं तो ये केवल 9 सीटें तो नहीं है ना, जैसा कि आपने कहा कि अमेठी भी चैलेंजेबल है, जो कि एक मतलब एक और उनका हेडेक बढ़ाती है।
सिर्फ अमेठी ही क्यों, पीलीभीत, वरुण गांधी की सीट जो है या मेनका गांधी की सीट जो है उसको लेकर भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जिस तरीके का बगावती तेवर वरुण गांधी दिखा रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह की अपनी सीट है जिसको लेकर लगातार सवाल हो रहे हैं बीजेपी से कि क्या ब्रजभूषण शरण सिंह पर पहलवानों के मामलों में एक्शन हो जाएगा। तो इस तरीके से देखें तो इन सीटों की संख्या 9 से कहीं आगे बढ़ जाती है। तो क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी की विपक्ष की जो सीट बाय सीट मार्किंग है उसने बीजेपी को कुछ असहज स्थिति में उत्तर प्रदेश में भी लाने का काम किया है? कि अब यहाँ पर स्थितियां बिहार या कर्नाटक या उस तरह से नहीं है। यहाँ पर योगी फैक्टर एक अहम फैक्टर है। वहाँ पर बिहार में कोई बीजेपी का इतना बड़ा लोकल लीडर नहीं है कि वो चुनाव बदल दे, है ना। या कर्नाटका में भी कोई इतना बड़ा लीडर नहीं था, सब मोदी फैक्टर पर ही डिपेंड थे। लेकिन यहाँ पर मोदी प्लस योगी फैक्टर, और योगी फैक्टर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो मुझे नहीं लगता कि यूपी में बीजेपी कोई बहुत ज्यादा कमजोर स्थिति में है या रहेगी। लेकिन हाँ, चैलेंज जरूर मिल सकता है उसको। अगर आप सीटों की बात करें तो मैंने शुरुआत में कहा कि रेड जोन में पता नहीं इन्होंने किस हिसाब से मार्किंग करी है, बट मेरे ख्याल से मेरा अपना मानना है कि अमेठी सीट रेड जोन में नंबर 1 या नंबर 2 की सीट होनी चाहिए, क्योंकि अमेठी इस बार जो है बीजेपी के लिए वहां पे टफ हो रहा है। उसके अलावा जौनपुर भी इतना आसान नहीं है इस बार उनके लिए सीट निकालना। पश्चिम में भी अगर आप बात करें तो सहारनपुर को भले ही इन्होंने रखा हो या मुरादाबाद रामपुर को रखा हो, कुछ सीटें अगर आप पश्चिम में भी देखें तो वो भी। उसके अलावा इधर मैनपुरी भी गायब है इसमें, है ना। तो मैनपुरी भी तो आसान नहीं होने वाला। तो मेरे ख्याल से 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जो इन्होंने बीच में येलो जोन भी एक बनाया है, येलो ग्रीन और रेड में उसको डिवाइड किया चीजों को। लेकिन मुझे लगता है कि 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जो इस बार रेड जोन में होनी चाहिए, जिसमें मुझे लगता है विपक्ष बेहतर कर सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वन साइडेड है विपक्ष के लिए। तो ये तो विपक्ष के लिए अभी भी 70-30 वाली स्थिति, 80-20 जैसे मैं एक वो शब्द तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन 70-30 या 60-40 वाली स्थिति है। अगर आप 80 में से बात करें तो बीजेपी अभी भी 50+ पे काफी आगे है, लेकिन बाकी 30 पर विपक्ष के पास स्कोप है। अगर वो टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कर ले या अलायंस कर ले या अच्छे मजबूत उम्मीदवार को उतार दे तो वो वहां पर बीजेपी को 20 से 25 सीटों पर चैलेंज दे सकता है। जी, अगर आप नाम भी हाँ। अगर जिक्र करें, अगर आप सीटों का नाम का अगर आप बात करें तो सीटों के नाम में मेरे को जो लगता है, जैसे मेरा अपना भी पर्सनल आकलन है कि जो 9 नाम गिनाए वो तो है ही। उसके अलावा अमेठी आसान नहीं हो रही है, पीलीभीत तो सुल्तानपुर में क्या समीकरण होंगे कोई जानता नहीं है। अगर वरुण गांधी और मेनका गांधी पार्टी बदलते हैं या निर्दलीय लड़ते हैं जिस तो आप 9 एक 10वीं आपकी अमेठी हो गई, 11वीं 12वीं पीलीभीत और सुल्तानपुर हो गई, 13वीं आपकी मैनपुरी हो गई, है ना। तो इस तरीके से आप कई सीटें और भी हैं जो आप अगर इस तरह से अगर आप बढ़ाएंगे तो वो भी रहेगा। प्लस आपका जो प्रयागराज शहरी सीट है इस बार रीता बहुगुणा जोशी जो हो सकता है कि बहुत क्लैरिटी नहीं है कि वो इधर से चुनाव लड़े, तो एक वो भी सीट हो गई। जौनपुर सीट भी आप मान लीजिए। तो ऐसे आप 17-18 सीटें आप ऐसे गिना सकते हैं। प्रतापगढ़ सीट भी इतना आसान नहीं है। तो ऐसे कई सीटें हैं जो मुझे लगता है जो 18 से 20 सीटें जो बीजेपी ऐसे मतलब अगर ऑनेस्टली अगर कोई भी इसको ऑब्जर्व करे तो बीजेपी के लिए वहां पे एक तरफा माहौल नहीं है, कम से कम 20 सीटें ऐसी। जी, अभी तो ये बात केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश की सीटों की या मैक्सिमम उस तरफ की वेस्टर्न यूपी के भी कई सारे सीटों की बात की जाती है। अगर बागपत इसमें भी कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी जितना अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं के लड़ने के चांसेस इसमें इस बार हो रहे हैं। अगर दोनों लड़के, अगर जयंत भी लड़ गया, हालांकि जयंत मुझे लगता है कि अगर पत्नी लड़ेंगी तो नहीं लड़ेंगे, अगर जयंत भी मेरठ से लड़ गए, मेरठ से कह रहा हूँ मथुरा से लड़ गए या मुजफ्फरनगर से लड़ गए तो वो भी सीट आसान नहीं है। कैराना भी आसान नहीं है। तो सीटें तो कहीं की भी आसान नहीं है। तो ये मतलब इसीलिए मैं इस कह रहा हूँ बार कि 20 के आसपास की संख्या मुझे जी। दिख रही है जो बीजेपी के लिए आसान नहीं। जी, मतलब प्रशांत जी के मुताबिक एक चैलेंज है बीजेपी के लिए। कासिम सर मैं आपके पास आऊँ, प्रशांत जी ने अच्छा याद दिलाया कि वो 80-20 की बात नहीं करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में 80-20 की भी बात खूब हुई, 85-15 की भी बात खूब हुई। अब 80-20 की जो बात हुई उसी से जोड़कर आपसे मेरा सवाल है कि जब 2022 का चुनाव चल रहा था तो बीजेपी के नेता और 80-20 की बात करते थे, सबको उसका इशारा पता था कि कहीं ना कहीं वो माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी वोट की तरफ इशारा किया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर कोई इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन ढकी छुपी बातों में भी संदेश देने की जो सियासी आदत है वो तो जनता समझ ही जाती है।
जो रेड जोन सीटों की हम बात कर रहे हैं उसमें कई सारी सीटें ऐसी हैं जिनमें ये 80-20 वाली मार्किंग है, यानी जहां मुस्लिम वोट भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जैसा खुद आपने कहा कि आजमगढ़ की सीट है, रामपुर की सीट हम लोग देखे ही हैं कि उपचुनाव में भले बीजेपी उसको ले गई लेकिन उसको भी उसने मार्किंग कर रखा है। फिरोजाबाद की सीट है। तो अगर माइनॉरिटी सीटों पर बीजेपी इस तरह की मार्किंग कर रही है तो फिर उसके पसमानदा कार्ड का क्या हो रहा है, जो इतने शगुफे बीजेपी ने छोड़े कि पसमानदा मुस्लिम उसके तरफ आ रहे हैं, निकाय चुनाव में रिकॉर्ड संख्या में वोट दे रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं हम, और रिकॉर्ड संख्या में मुस्लिम जीत के भी आए हैं जो दावे हैं बीजेपी की तरफ से। तो ये मुस्लिम बहुलता वाली सीटों में वो रेड जोन में क्यों है बीजेपी? क्या मुस्लिम जो 8% CSDS के आंकड़े थे 2019 का, उसको पार करते हुए नजर आएंगे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए, या उससे घट जाएंगे या खतरा बन जाएंगे जैसा वो मैं तो हमेशा पसमानदा वाले इशू पे मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पसमानदा कहती जरूर है, लेकिन उसके पीछे का मकसद पसमानदा नहीं होता है। उसके पीछे का मकसद मुस्लिम होता है। मुस्लिम ना कह के पसमानदा कह के, क्योंकि वो बड़ा तबका है, 85% आबादी है पसमानदा की। लेकिन आप अगर भी निकाय चुनाव के नतीजे देखेंगे, लखनऊ में जिनका एक पार्षद जीता है वो पसमानदा नहीं है। इसी तरह इनका चेयरमैन जो जीता है यहाँ पे सहारनपुर के बगल में देवबंद में, पसमानदा नहीं है, तो देवबंद के बगल की सीट है। तो इस तरह से वो सामान्य वर्ग से आते हैं। तो पसमानदा को मैं हमेशा कहता हूँ कि पसमानदा मुसलमानों का रवैया जो धर्म के प्रति इतना कट्टर होता है जैसे ओबीसी में नॉन मुस्लिम्स का होता है। तो पसमानदा को इतनी आसानी से लाना, फिर पसमानदा आती, पसमानदा हाजी याकूब कुरैशी, पसमानदा आपके कानपुर, आपके सोलंकी, पसमानदा ये आपके शहज़ाद इस्लाम अंसारी, तो ये सारे पसमानदा है। तो मुझे लगता है कि पसमानदा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, उसके पीछे का मकसद मुसलमानों को थोड़ा सा मतलब उनका एक तरफा वोट ना जाए, मुसलमानों में एक जज्बा ना हो और बड़ा विधानसभा की तरफ वोटिंग ना करे। एक चीज अभी मैं कुमार भाई से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो सिंगल कैंडिडेट की बात चल रही है उसमें कांग्रेस का एक बड़ा तबका जो प्रियंका गांधी वाला गुट है वो इसको तैयार नहीं है। उसका ये मानना है कि सिंगल कैंडिडेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे आप कुर्मी देते हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है दूसरा कैंडिडेट दे देती है तो विराट और कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं है, तो फिर वो समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो एक माहौल होता है उसके लिए वोट भारतीय जनता पार्टी को चला जाता है। ऐसी बहुत सी सीटें हैं। और ये जैसे रेड जोन की बात हो रही है, रेड जोन में लखीमपुर और बस्ती भी है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा जो है कुर्मी जीता है, 2 बार से ब्राह्मण जीत रहा है। तो वहां पर भी कुर्मियों की 2014 के बाद की जो 14 के बाद वोट था उसमें तब्दीली आई है। 22 में कुर्मियों ने अपना वोट पैटर्न चेंज किया है। ये भी सीट जो है आप इसको मान सकते हैं कि ये बहुत मतलब बहुत आसान सीट नहीं भारतीय जनता पार्टी की। तो अब सब मिल के लड़ेंगे मोदी के खिलाफ, तो आप ये समझिए कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा विपक्ष के लिए। कांग्रेस के एक धड़े का ये मानना है कि जहां पर ट्रायंगुलर चुनाव होना चाहिए, और वो उस एक हम आज बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की, लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तमाम चर्चाएं हैं। अभी जो पश्चिम का माहौल है, पश्चिम में राणा परिवार से लेके, नाहिद परिवार से लेके, बर साहब से लेके, आजम से लेके, ये तमाम जो स्टैब्लिश मुस्लिम लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से इतना ज्यादा खुश नहीं है और उनके डोरे, कांग्रेस के डोरे उन पे चल रहे हैं। और कांग्रेस ने जो कर्नाटका में एक जो उनका वो कामयाब रहा है कि देवगौड़ा, आज भी मैं पढ़ रहा था उनका जो कांग्रेस के माइनॉरिटी उसके चेयरमैन है शहनवाज, उनका कहना था कि हमने अभी कर्नाटका में जेडीएस को खत्म किया है, यूपी में समाजवादी पार्टी को खत्म करेंगे, सिर्फ मुसलमान उनका साथ छोड़े। तो ये अलार्मिंग है। अखिलेश यादव की का जो लहजा था वो भी अब नर्म पड़ा है कांग्रेस को लेकर। उसकी वजह यही है कि मुस्लिम अगर उनके हाथ से स्लिप होता है निकाय चुनाव में, जिस तरह मुसलमान में वोटिंग पैटर्न कर रहा है, वो अखिलेश को डरा गया है। आप ये 8% की जो बात करें, मैं तो हमेशा कहता हूँ ये 8 बढ़ेगा। वजह क्या है? योगी आदित्यनाथ का भी लहजा नर्म है। उत्तर प्रदेश में अब वो हेट स्पीच जैसे माहौल नहीं है। मुसलमानों में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बूथ तक पहुंची है, टाउन एरियाज में, नगर पालिकाओं में, और क्या कहते हैं नगर निगम में पार्षद के रूप में। तो वो एक माहौल तो बना है। और 2024 चुनाव में मुसलमानों का भी एक तबका, बड़ा तबका, जैसे अभी मदनी का बयान हमने पढ़ा, मदनी कह रहे हैं, असद मदनी की भाई भारतीय जनता पार्टी को मुसलमान वोट दे सकता है, भारतीय जनता पार्टी अपना थोड़ा सा वो बदले, तरीका बदले। तो इस तरह के बहुत से बयान भी देखने को मिल रहे हैं। आम रुझान भी है। मैं पिछले 3 दिन से इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ अमीश भाई। लोगों से बात करने पे वो जो था ना कि एक भारतीय जनता पार्टी को रोकना है जैसा जज्बा, बड़ा जोश और जुनून,
वो दिखाई नहीं दे रहा है। और वो जो कयादत वाला लफ्ज आ गया था, और जिसको निकाय चुनाव में हमने मेरठ में भी देखा, और तो सारण वहां भी देखा, मुरादाबाद में भी देखा, और तमाम दूसरी सीटों पे देखा, कांग्रेस सेकंड लग गई, एमआईएम सेकंड लग गई। ये ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल जो था उसमें कमी आई है मुस्लिम वोटर्स। तो ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि हम इस चीज को पाट लें मुसलमानों से, 1-1.5% 2% वोट बढ़ा लें, और मुसलमानों का जो एक गुस्सा है भारतीय जनता पार्टी के लिए जो था, उसको अगर कम कर लेते हैं तो एंटी इंकम्बेंसी में जो हमारा 2-3% का नुकसान हो रहा है वो हम सिर्फ मुसलमानों से पूरा कर लेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है। और दूसरी तरफ विपक्ष की रणनीति में, मैं जो मुझे जानकारी है, जो मेरी लोगों से बात होती है, वो विपक्ष की रणनीति में अभी फिलहाल अभी तक समाजवादी पार्टी नहीं, हाँ उसमें राष्ट्रीय लोकदल है, उसमें पल्लवी पटेल हैं कांग्रेस के साथ, जो एक गठबंधन की सूरत चल रही है, और तमाम मुस्लिम लीडर्स वो कहीं ना कहीं गलवैया करते हुए कांग्रेस के ऊपर उनके कॉन्टैक्ट, उसकी बातचीत। अभी जब ये आप कमिश्नर के खिलाफ वाला जो मामला हुआ रामपुर का, उसमें जो डेलीगेशन, बहुत हैवी वेट डेलीगेशन बना के अखिलेश ने भेजा, आजम साहब बहुत नाराज थे उसमें। आजम साहब का यहाँ तक कहना था कि साहब ऐसा है कि ये सब क्या मजाक चल रहा है। उनका कहना मतलब जिसके खिलाफ बात है उसी के लिए आप ज्ञापन उसको दे रहे हैं। तो वो ये सारी चीजें इकट्ठा होके बहुत अच्छे हालात नहीं है विपक्ष के लिए मुस्लिम वोटर्स को देखते हुए मुसलमानों में। और उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी में आप देखेंगे तो बिल्कुल वो मुसलमानों के लिए जो एक हेट स्पीचर्स थे, जो आके तकरीरें करने लगते थे, बयान देने लगते थे, उसमें बहुत कमी आई है। और भारतीय जनता पार्टी 2024 तक इस गर्म तवे पे इस तरह से छींटे मारते मारते इसको ठंडा करने का प्रयास कर रही है, और उसमें थोड़ा थोड़ा सफल होती हुई भी दिखाई दे रही है। अमीश भाई जी, एक हालांकि चीज आप ये बात जब आप, हाँ प्रशांत जी आप कुछ कह रहे एक थे, चीज बताइए। इसमें कासिम जी ने बड़ी इंटरेस्टिंग शुरुआत में बोली थी कि कुर्मी वोट वाली उन्होंने जो बात बोली कि भले ही आज की स्थितियां जो हों, लेकिन 2022 में समाजवादी पार्टी को ठीक ठाक कुर्मी वोट मिला था। और कुर्मी वोटिंग पैटर्न जो है वो बड़ा टेक्टिकल रहता है। अगर आप बरेली के आसपास देखें तो बीजेपी को पड़ता है, अंबेडकर नगर के आसपास देखें तो समाजवादी पार्टी को पड़ता है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आसपास देखें तो आपको मिक्स्ड मिलेगा, आधा सपा की तरफ दिखेगा, आधा बीजेपी की तरफ दिखेगा। और लेकिन अगर नीतीश कुमार अगर इस अलायंस में, मतलब ये तो मुझे अभी नहीं दिख रहा कि उनको पीएम चेहरा डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन एक एक इम्पोर्टेंट फैक्टर, एक बीच का ब्रिज के तौर पे अगर वो काम कर रहे हैं, अगर उनको जिस तरीके से आगे प्रोजेक्ट किया जाएगा, उनकी रैलियां यहाँ करवाई जाएंगी, तो कुर्मियों में ऐसा मुझे लगता है कि 60 से 70% एक बड़ा चंक जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। और सीट बाय सीट समाजवादी पार्टी कई जगह पर जो है वो कुर्मी नेताओं को चुनाव भी लड़ा सकती है। जैसे अब जैसे जी कासिम जी ने कहा कि लखीमपुर खीरी की बेल्ट जो है उसके आसपास कुर्मी नेता जो है वहां पर वोट कर सकते हैं सपा को। वहां पर जो है बीजेपी को भी वोट मिलता है, लेकिन सपा को वोट मिलने के चांस है। जैसे पिछली बार वहां पर समाजवादी पार्टी ने जब टैनी जब चुनाव जीते तो वहां पर डॉक्टर पूर्वी वर्मा को चुनाव लड़ाया था। उनके फादर भी क्या नाम है सांसद रहे हैं, राज्यसभा सांसद भी रहे हैं, तो वो भी एक मजबूत कैंडिडेट वहां पर हो सकती है। उसके अलावा अगर आप इधर बात करें बाराबंकी की तरफ, तो इधर बाराबंकी सीट भले रिजर्व है, लेकिन उसके आसपास जो है उधर कुर्मी वोट बहुत है, तो वहां पर बेनी प्रसाद वर्मा की फैमिली भी है, तो जैसे उनका भी अपना अयोध्या है, इम्पैक्ट है। बस्ती है, अयोध्या प्रशांत है, भाई, हाँ अयोध्या है, बस्ती है। बस्ती है, अम्बेडकर नगर है, सुल्तानपुर, ये और कुर्मी डोमिनेटिंग सीट है। प्रयागराज में भी इस बार पल्लवी पटेल जो है वो अपने, हो सकता है पल्लवी पटेल के हस्बैंड वो चुनाव लड़े हैं, या जिसके लिए भी पल्लवी पटेल प्रयागराज में एक सीट तो लेंगी, मुझे लगता है फूलपुर की वो सीट लेंगी शायद वो। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर 3 सीटों पर उनका उनका दावा है, या उनके जी करीबी सूत्र बताते हैं कि उनकी तैयारी चल रही है। तो कुर्मी वोट बैंक का पैटर्न एक इंपॉर्टेंट होगा। दूसरी मुस्लिम वोट की जो कासिम साहब ने बात की, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो सकता है मुस्लिम में। इवन की कांग्रेस इस अभी जो लेटेस्ट जो मेरे पास इन्फो है वो ये है कि कांग्रेस इस बार जो अगला प्रदेश अध्यक्ष अगर बदलती है, अगर जो चर्चा चल रही है कि मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बदल सकती है, तो एक कांग्रेस में एक मुस्लिम चेहरे की भी तलाश है, अगर वो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे मिल जाए। हालांकि वो मुझे इतना आसान नहीं दिख रहा, कोई बड़ा नाम नहीं दिख रहा सलमान खुर्शीद के अलावा। और सलमान खुर्शीद अब अभी जो है मुझे नहीं लगता कि वो कोर्ट केसेस और तमाम चीजों में दिल्ली में व्यस्त रहते हैं, वो इधर यूपी के लिए टाइम निकाल पाएंगे। लेकिन कांग्रेस में ये चर्चा है कि अगला प्रदेश अध्यक्ष जो है वो मुस्लिम दिया जाए, तो ये भी क्या नाम है एक खबर के तौर पे। हालांकि मुझे इतना आसान नहीं लगता। अजय राय का भी नाम चल रहा है, राजेश मिश्रा का भी नाम चल रहा है, हो सकता है इन दो में से कोई एक बन जाए। लेकिन एक तबका जो है जो प्रियंका गांधी के करीब है, वो चाहता है कि हमारे पास अब ये उम्मीद आने लग गई कि मुसलमान वोट मिलेगा, तो क्यों ना मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष दे दिया जाए। जिससे पार्टी का दूसरा तबका चाहता है कि ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष दिया जाए, क्योंकि ओबीसी को हम ट्राई कर चुके हैं लल्लू के तौर पे, दलित को हम ट्राई कर चुके खाबड़े के तौर पे। तो ये ऐसे में एक तबका चाहता है कि मुस्लिम प्रदेश अध्यक्ष दे दिया जाए, ताकि सपा बसपा पर और प्रेशर बने अलायंस का। जी,
आप सही बात कर रहे थे, क्योंकि पिछले दिनों नीतीश कुमार को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी, तो उसमें बयान भी धनंजय है कि फूलपुर से जनता चाहती है, हमारे कार्यकर्ता चाहते हैं कि नीतीश कुमार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ें। लेकिन अब ये देखने की बात हुई कि नेता क्या फैसले लेते हैं, और इस तरह के तमाम चर्चाएं हैं। वरुण गांधी को लेकर चर्चा है कि वो ममता बनर्जी के साथ संपर्क में है, कि वो टीएमसी से लड़ सकते हैं 2024 का चुनाव। अब इन चर्चाओं की क्या हकीकत है वो आने वाले वक्त में पता चलेगा। कुमार अभिषेक जी, लेकिन जब हम ये रेड जोन की सीटों की बात कर रहे होते हैं, तो बीजेपी अपनी तैयारी 2019 के बेस पर जैसे कर रही है कि 2019, आपने ही कहा कि 2019 में बीजेपी ने ऐसे कोalition को फेस किया जो उसका मानना है कि अब इससे टाइट कोalition तो नहीं हो सकता है। लेकिन जो 2022 का विधानसभा चुनाव अभी गुजरा है, उसमें हमने ये भी तो देखा है ना कि अखिलेश यादव ने जो छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया तो उनका वोट शेयर शूट किया, और जैसा कि अभी प्रशांत जी बता रहे थे कि कुर्मी वोट भी उनको मिले, मतलब समाज के अलग अलग तबके का वोट उनको मिला और एक अच्छी खासी संख्या में वो विधायक जिताने में कामयाब रहे। तो इस बार जो बीजेपी अपनी ये मार्किंग कर रही है 9 सीट, अगर उसको रेड जोन में दिख रहा है, तो क्या ये आज के धरातल, जो आज की परिस्थितियों से उपजी हुई समस्या है कि जो विपक्ष का एक थोड़ा सा ही सही आधार बड़ा तो दिख रहा है, और विपक्ष अगर एक साथ आता है, जो आप कह रहे हैं कि उसमें मायावती और कांग्रेस की एंट्री हो जाती है अगर उस गठबंधन में, तो क्या बीजेपी ये सोच के अपनी 9 सीटों को रेड जोन में रख रही है, या वो उसे लग रहा है कि 2019 का जो बेस चुनाव था, उसका जो आधार मॉडल था, उस हिसाब से उसको ये सीट खतरनाक लग रही है? कुमार शेखर। मुझे लगता है कि बीजेपी ने सारे मॉडल को ध्यान में रखा हुआ है, 2022 भी रखा है। जो आप सीटों को देखेंगे, 9 सीटें हैं, मुझे लगता है उसमें एक एक ये है कि जो फिरोजाबाद है वो उनके येलो जोन की सीट है, और जो मैनपुरी है वो इनकी रेड जोन की सीट है। वो मुझे लगता है कि वो करेक्ट करने की जरूरत पड़ सकती है। मेरा मानना है कि ये जो सीटें देखेंगे आप, इसमें 3-4 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी इस वक्त जीती हुई है, चाहे वो आजमगढ़ हो, चाहे वो रामपुर हो, फिरोजाबाद हो, अगर हम उसको जोड़ लेते हैं तो कन्नौज हो। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को मालूम है कि ये सीटें 2019 में उसके लिए आसान नहीं है। उसके लिए मैनपुरी हो, ये ऐसी सीटें हैं जो बीजेपी के लिए जीतना बेहद मुश्किल है। ऐसे में कई सीटें, 5 सीटें तो हम लोग बिल्कुल मतलब अपने फिंगर टिप्स पर गिन रहे हैं कि ये 5 सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी के लिए ये सीट निकालने बहुत मुश्किल है। और जब बीजेपी के टॉप ब्रास से बात हुई तो उनका मानना है कि जब मोदी के नाम पर चुनाव होगा तो बीजेपी की अपनी मेहनत, बीजेपी की सरकार की अपनी योजनाएं, मुख्यमंत्री का अपना एक ऑरा, और साथ साथ मोदी का 9 साल का अपना काम, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो मिलकर के विपक्ष के पास विकल्पहीनता की स्थिति रहेगी। आप नीतीश कुमार को ले आए, आप राहुल गांधी को ले आए, आप किसी को ले आए, लेकिन वो स्थिति नहीं बन सकती कि कोई बीजेपी को उस स्तर पर टक्कर दे पाए कि वो यहाँ पर बीजेपी को हराने की स्थिति में हो। उनका मानना है कि ये ऐसी सीटें हैं जो कि बीजेपी के लिए बेहद ही टफ है, ये रेड जोन की सीटें, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाकी सीटों पर वो कॉन्फिडेंट है कि वो ये सीटें निकाल लेंगे। तो अगर हम 80 में से 9 रेड जोन की सीटें निकाल दें तो तकरीबन 71 सीटें ऐसी होती हैं जो कि बीजेपी को लगता है कि वो ये सीटें जीतेगी या जीत सकती है, या इसमें से कुछ कम हो जाए। तो अगर सबसे बड़े गठबंधन को अगर हम देखें, जो सब भाई सपा और बसपा से बड़ा गठबंधन नहीं हो सकता था ना, उसमें मुसलमानों के लिए कोई और ऑप्शन नहीं था कि मुसलमान कहीं उधर जाए, उनके लिए सबसे परफेक्ट अलायंस था। दलितों के लिए परफेक्ट अलायंस था, यादव और अदर ओबीसी के लिए भी परफेक्ट अलायंस था। बावजूद इसके बीजेपी 64 सीटें जीतती है। और फिर मैं कह रहा हूं कि अगर ये इस अलायंस में मायावती नहीं होती हैं तो मायावती का वोट क्या मायावती के साथ रहेगा? अगर रहेगा तो भी बीजेपी को फायदा, और अगर हटता है तो क्या वो सपा के साथ जा रहा है? 2022 में तो हम लोगों ने देखा, ठीक है, कुछ पॉकेट्स में कुर्मी वोट मिले, कुछ पॉकेट्स में उनको दलितों में जाटवों के वोट्स मिले, नॉन जाटव दलित भी उन्हें कुछ पॉकेट्स में मिले। लेकिन वो तब का चुनाव था जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनना था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के चेहरे थे,
योगी आदित्यनाथ उनके सामने थे। इस बार तो मोदी के सामने की लड़ाई है ना। बीजेपी ने भी अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं। बीजेपी को भी लगता है कि ये लड़ाई मोदी के लिए लड़ाई है, इसलिए आप देखेंगे एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता उनका इस वक्त से ही जुटा हुआ है। दूसरी पार्टियां भी अपने कार्यक्रम में हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिहाज से या मेहनत के लिहाज से अभी भी दूसरी पार्टियों से जमीन पर आगे दिखाई दे रही है। तो चाहे वो 2019 हो चाहे 2022, ये दोनों बातों को इन्होंने ध्यान में रखा है, दोनों के आंकड़ों को उन्होंने ध्यान में रखा है, और तब उन्हें लग रहा है कि चाहे जो भी गठबंधन सामने आ जाए, हम 2019 से बेहतर स्थिति में होंगे। इसलिए क्योंकि मायावती और अखिलेश साथ नहीं होंगे। मायावती, वही कह रहा हूं कि मायावती अगर उस गठबंधन में चली जाए तो फिर कुछ बदलेगा माहौल, लेकिन अगर मायावती उस तरफ नहीं गई है तो बीजेपी को लगता है कि वो 2019 से बेहतर यानी 64 से ऊपर जाएगी। 71 उनके मुताबिक कि हम 9 सीटें ही हारेंगे, 9 सीटें हमारी रेड जोन में है, बाकी सीटें हम जीतेंगे। तो बीजेपी का भी कि ये सब बातें ऐसी हैं जो कि ऑफ द रिकॉर्ड है। हालांकि वो तो 80 में 80 की बातें कह रहे हैं, कई नेता 80 में 75 की बातें कह रहे हैं, कोई 72 प्लस की बात कह रहा है। 70 से नीचे तो शायद ही आपको कोई ऐसा बड़ा नेता मिलेगा जो बोलता हुआ दिखेगा कि हम 70 से कम चले जाएंगे। लेकिन वो इस वक्त 64 पर हैं। बीजेपी का दावा है कि इस बार उनकी सीटें बढ़ने जा रही हैं, और अगर उनके रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन के हिसाब से भी देखें तो बीजेपी अपने को 70 प्लस मान रही है। और इसमें 2019 और 2022 दोनों का असेसमेंट उनके पास है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में गठबंधन के मामले जैसे जैसे और क्लियर होंगे, मुझे लगता है हम पत्रकार भी इस मामले में अपनी राय ज्यादा बेहतर तरीके से रख पाएंगे कि आखिर में होने क्या जा रहा है। अमिश, बिल्कुल प्रशांत, ये जो लगातार कहा जा रहा है कि अब ये तीसरा बार की एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी को झेलनी है, और यूपी चूंकि जहां पर उनकी जान अटकी हुई है, ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का दबाव है, वहां पर ये दबाव एंटी इनकम्बेंसी का और ज्यादा है। लेकिन हमने विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा तक देखा है, विधानसभा चुनाव मसलन गुजरात, मध्य प्रदेश, या फिर 2019 का ही चुनाव जब 33% सांसदों के टिकट काट दिए थे बीजेपी ने, अपने सिटिंग एमपीज के टिकट काट दिए थे। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी के प्लान ऑफ एक्शन में इस बार ये एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए बड़ी तादाद में टिकट काटने की योजना भी शामिल है, और ये शायद सर्वे के जरिए मैन टू मैन मार्किंग जो हो रही है ये उसी प्रक्रिया के लिए है? अभी टिकट काटने पर हो सकता है फोकस हो, लेकिन 2022 में भी अगर आपको ध्यान हो ना, पहले ये चल रहा था चर्चा की 30 से 40% टिकट कटेंगे, लेकिन अगर ओवरऑल लास्ट में जाके शायद 15% के आसपास ही टिकट कटे थे। तो इस बार भी चर्चा कि टिकट कटेंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि हर सीट पर बीजेपी ये चाहेगी कि वो लोग लोकसभा चुनाव लड़ें जो हर तरह से एक तरीके से केपेबल हो लड़ने के, जो एक्सपीरियंस हो पहले लड़ने का उनको, और प्लस फाइनेंशियली भी हो, हर तरीके से जो है वो केपेबल हो, क्योंकि ये चुनाव जो है वो टफ होने वाला है। आज की स्थिति में इजी दिख रहा हो, वन साइडेड दिख रहा हो, लेकिन जो स्थितियां हो रही हैं, जो हम लोग ग्राउंड पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, तो जो बहुत ज्यादा जिनके अंदर एक मोदी, एक तरीके से कहते हैं कि मोदी भक्त टाइप के हैं, या जो बीजेपी के बहुत कोर सपोर्टर हैं, हर पार्टी के अपने कोर सपोर्टर होते हैं, वो तो अपनी पार्टी को लेके अभी उनके नजर में क्लैरिटी है कि वो बीजेपी के साथ ही जाएंगे। लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर हैं, जो किसी दौर में कांग्रेस को वोट करते थे, अब बीजेपी को करते हैं, उन्हें समाजवादी वोट को भी वोट करने से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें बसपा को, जो किसी की तरफ के नहीं है बहुत ज्यादा, उनके मन में थोड़ा सा अब डाउट्स आ रहे हैं। उनमें से खासतौर से सरकारी कर्मचारियों के मन में तो अब ये चीज है, ओल्ड पेंशन और इस तरह के तमाम इश्यूज है, भले ही नेशनल चुनाव हो लेकिन इश्यूज उनके अपने हैं, तो वो उनके मन में ये कहीं ना कहीं है। प्लस जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं यूथ, उनके मन में ये है कि वो 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कुछ बहुत ज्यादा, कुछ जगह पे वैकेंसीज आई, कई को हुआ, लेकिन बहुत जगह पे कंपटीशन कई जगह रद्द हो गए। तो ये सब छोटे छोटे इश्यूज हैं जो कई बार बहुत छोटी छोटी तरह से एक फ्लोट होते हैं, लेकिन एक इम्पैक्ट डालते हैं चुनाव पे। तो ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बीजेपी क्लीन स्वीप कर जाए। हालांकि बीजेपी के बड़े तबके को लगता है कि राम मंदिर बन जाएगा, उसके बाद का माहौल जो होगा, ट्रेनें चलेंगी, ये होगा वो होगा, पूरा बदल जाएगा। लेकिन मुझे लगता है मंदिर मुद्दा जितना असर दिखाना था बीजेपी के लिए, वो पिछले 25-30 साल में दिखा चुका है। इसके बाद इसमें चुनाव में इससे ज्यादा फैक्टर कहीं ना कहीं राशन और ये सब जो उनकी स्कीम्स हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं रेदर देन मंदिर फैक्टर के, ऐसा मेरा अपना निजी ओपिनियन है। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि अगर अपोजिशन डिवाइड रहा, अगर वो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपोजिशन यूनाइट होकर या गठबंधन में जाकर ही चुनाव में चैलेंज दे सकता, अगर अंडरस्टैंडिंग भी बन गई, अगर साथ में नहीं भी आए, अलग अलग लड़े, लेकिन एक दूसरे के मुताबिक
अपने कैंडिडेट उतारे। ये अगर अंडरस्टैंडिंग हो गई तो बीजेपी को चैलेंज दिया जा सकता है। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी तब जाके ये चीजें जो है वो एक फ्रेम में दिखेंगी, आपको एक तरफा नजर आएगा। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि 20 से 25 सीटों पर बीजेपी को अच्छा चैलेंज मिलने वाला है, और उसमें से खास तौर से 15-16 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी मतलब अभी भी 49 है, अभी 51 नहीं है। कासिम जी, हमारे बहुत सारे दर्शक मैं कुछ कह रहे हैं कि वो आप भी वैसा कहते रहे कि हमारे एक दर्शक हैं राम प्रवेश राजभर, वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी 24 की लड़ाई में बाहर रहेगी, बीजेपी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होगा। एक हमारे दर्शक है वीरू दास, वो कह रहे हैं कि 2024 की लड़ाई में सपा नहीं होगी, इस बार कांग्रेस बसपा रालोद बीजेपी के सामने होंगे लड़ाई में। तो अगर हम 2022 को रिसेंट चुनाव को तो देखें तो कांग्रेस बसपा आरएलडी मिला के 11 विधायक होते हैं, तो ये और सपा 111 विधायक जीती थी। तो ये आपको लगता है कि लोकसभा में क्या वाकई ये गठबंधन शक्ल ले सकता है? पहली बात तो ये कि क्या जयंत जो है वो अखिलेश यादव से अलग हो सकते हैं? वो दावा लगातार ये कर रहे हैं कि बस हमारा गठबंधन सपा से बना रहेगा। तो पहला सवाल ये कि क्या वो अलग हो सकते हैं, और दूसरा सवाल ये कि ये जो बसपा कांग्रेस आरएलडी ये गठबंधन की बात जो लगातार हो रही है, ये आपको बनता हुआ दिखता है, और अगर बनता है तो क्या प्रभावी होता हुआ भी दिखता है? लेकिन जी, पहली बात तो ये जो आपने जयंत चौधरी की पूछी, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये गठबंधन सिर्फ कागज पे है और बयानात जो हैं वो एक उसका अलग स्तर है। मुझे लगता है कि जयंत चौधरी को जो लेना था वो ले चुके। जयंत चौधरी को अखिलेश की जरूरत सिर्फ मुस्लिम वोटर्स की थी और वो मुस्लिम वोटरों को मिल चुका। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में लगातार मैं ये बात कहता रहा हूँ कि शाहजहांपुर के बाद यादव वोट नहीं है, इससे अखिलेश यादव की कोई बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा रोल नहीं रह जाता वेस्ट यूपी में। वेस्ट यूपी में अभी हमने मेयर के जो चुनाव देखे हैं उसमें आप देखिएगा तो मेरठ हो या सहारनपुर में तो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को सिर्फ 22,000 वोट मिला है। उसके अलावा नगर पालिकाओं में भी यही हाल रहा, टाउन एरियाओं में भी यही हाल रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा नहीं कर पाई। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी 5वें नंबर पे चले गई, कांग्रेस सेकंड पे में लग गई। तो ये सारी चीजें अगर आप इकट्ठा कीजिए तो कांग्रेस का वो तबका जो अलायंस में जाना चाहता है जयंत चौधरी, और जयंत चौधरी को भी मालूम है कि जब टाउन एरिया के लिए हमको उनके साथ फ्रेंडली फाइट करनी पड़ी तो लोकसभा में अखिलेश यादव वहां उनको सीट्स कहाँ दे देंगे। असेंबली में भी जो सीट्स दी साथ में अपने कैंडिडेट्स भी दिए। और एक बार तो शायद प्रशांत जी या हमारे अमीश भाई ये बात कह रहे थे कि वेस्ट यूपी में अखिलेश यादव के आने के बाद ध्रुवीकरण होता है, और जयंत चौधरी ने खतौली में वो किया, अखिलेश को अलग रखा और ध्रुवीकरण नहीं हुआ। तो ये एक माइनस मार्किंग अखिलेश के साथ है। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व के साथ जा रहे हैं, उनका अपना एक अंदाज है, वो अपने अंदाज में बार बार अपना तरीका बदलते हैं। कभी स्वयं प्रसाद मौर्य जो है रामचरितमानस की प्रतियां जलवाते हैं, उस पर आपत्ति करते हैं, कभी अखिलेश यादव मंदिर। तो ये एक अखिलेश यादव कंफ्यूज है। नीरज जी, एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट है, जो मैं कहता था, या कोई दर्शक भी कहता है, या कोई पॉलिटिकल एनालिसिस कहता है कि अखिलेश 24 के प्लेयर नहीं, उसके पीछे सिर्फ मुस्लिम वोट है। मुसलमान अगर 25% स्लिप हो जाता है तो अखिलेश प्लेयर नहीं बचते हैं। और इस वक्त तो मुसलमानों का 24 का रुझान पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है। और अगर मुसलमान कांग्रेस के साथ उसका रुझान बनता है तो अखिलेश के पास उत्तर प्रदेश में करने को कुछ नहीं बचता है। बात रही नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार अगर यहाँ आते हैं मिर्जापुर से लेके बनारस से लेके और इस हिस्से में, और वो चाहे कि नीतीश कुमार की हमको कुर्मी वोट ले जाके समाजवादी पार्टी या जिस गठबंधन में उसकी झोली में डलवा दे, नहीं डलवा सकते, क्योंकि अनुप्रिया पटेल इस जगह पर उनसे बड़ी नेता है। अनुप्रिया पटेल को कुर्मी स्थापित कर चुका है। कुर्मियों को एक तरीका रहा है हमेशा से कि कहीं पे बेनी प्रसाद वर्मा, कहीं रामपूजन पटेल, कहीं रामप्रसाद चौधरी, कहीं नंदू चौधरी, कहीं यही अभी पदम सिंह चौधरी जो एमएलसी बना के भेजे गए, कैसरगंज बहराइच दोनों जगह से एमपी रहे। तो कुर्मी अलग, कहीं विनय कटियार अयोध्या फैजाबाद में, कहीं लालजी वर्मा। तो आप आइएगा तो यहाँ पे ददुआ का परिवार और राम सजीवन बांदा चले आइए। तो कुर्मियों का अलग अलग इस जगह पे अलग अलग नेता रहा है। वो बेनी प्रसाद वर्मा के जमाने में भी, उसके बाद भी। सिर्फ 14 में ऐसा हुआ था कि कुर्मी ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। फिर कुर्मी अपने ट्रेंड पे लौट गया अपने अपने नेता के साथ। उसने पल्लवी को भी जिताया, अनुप्रिया को भी जिताया, कांग्रेस को भी जिताया, सपा को भी जिताया, तो लालजी वर्मा को भी जिताया, सबको जिता दिया, रामप्रसाद चौधरी को भी जिताया। तो ये कुर्मियों का ट्रेंड है। तो उसमें नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में आके कुर्मियों को बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाएगा, मुझे इस पर संशय है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि कांग्रेस के बढ़ते हुए कदम, कांग्रेस की प्लानिंग, अभी जैसे आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के लिए जितने फायदेमंद है, योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के दो तबकों के लिए इतना नुकसानदेह भी है। अभी जैसे आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुर्जर और क्षत्रिय का जो मामला हो रहा है, या अभी आप देखिए कि जाट और
इनको लेके जो ब्रिजभूषण सिंह को लेके जो मामला हो रहा है, इस तरह की जो चीजें हैं ब्राह्मणों में, अगर वो कांग्रेस को लड़ता हुआ पा जाएंगे, ब्राह्मण त्यागी है या ब्राह्मण जाने लगता है, तो उसके पीछे मुसलमान भागना, मुसलमान के पीछे फिर ब्राह्मण भी लग जाता है कांग्रेस के साथ, सपा के साथ नहीं जाएगा, बसपा के साथ नहीं जाएगा, उसका अपना घर या तो भारतीय जनता पार्टी है कांग्रेस। तो ये सारी चीजें, बहुत कुछ सिनेरियो चेंज होगा उत्तर प्रदेश में, इतनी आसानी से सारी चीजों को हम और आप सिर्फ एसेस कर सकते हैं, समीकरणों को इधर से। लेकिन हाँ, एक चीज तो साफ है कि अखिलेश यादव 24 के प्लेयर तब नहीं है जब मुसलमान नहीं है, और मुसलमान अखिलेश का साथ जिस तरह से छोड़ रहा है, और बड़े नेताओं के रूप में आप देखिएगा, जो नेता बसपा की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, वो राणा परिवार हो या क्या कहते हैं बर साहब का मामला हो, या इधर आप आइएगा तो ये शहजील इस्लाम अंसारी और इनके पिता जो थे आपके इस्लाम साबिर साहब का मामला हो, ये सारे नेता, ये बड़े नाम जो बसपा की तरफ रुख कर रहे थे, बसपा में किताबों के डर थे, वो कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे थे, क्योंकि मुसलमानों का रुख है कांग्रेस, चलो तो वोटर के साथ नेता भागता है, वोटर का जहां जाता है वो देखता है, नेता उस तरफ जाता है। कुल मिला के उत्तर प्रदेश में जो अभी का माहौल है, उसमें कांग्रेस एक अच्छे गेम चेंजर के रूप में, गेम प्लेयर के रूप में, और कांग्रेस मुझे लगता है कि जब तक राजस्थान का और यहाँ का चुनाव नहीं हो जाएगा, तब तक किसी गठबंधन की किसी भी चीज को हाथ डालने के मूड में नहीं है। और अभी जो प्रशांत भाई ने कहा था मुस्लिम वाली प्रदेश अध्यक्ष की बात बिल्कुल सही कही थी उन्होंने, और उस पे शहनवाज जो इनके माइनॉरिटी के चेयरमैन है, वो प्रियंका के बड़े खास हैं और पसमानदा भी हैं। तो एक मुसलमान साथ में पसमानदा के रूप में शहनवाज के ऊपर कांग्रेस कार्ड एक गेम खेल सकती है, उन पर एक दांव लगा सकती है, ये भी मुमकिन है। लेकिन कब होगा, कैसे होगा, ये भविष्य के घर में। इतना तो तय है कि कांग्रेस को, जो हम लोग शुरू में अपनी चर्चा में ऐसे ही बात करते थे कि 24 में मुसलमानों की पहली पसंद कांग्रेस होगी, वो चीज निकाय चुनाव में दिखाई दी। बिना लड़े कांग्रेस इतना मजबूत लड़ गई, अमेठी जीत गई, रायबरेली जीत गई, अमेठी में जायज जीत गई, उसके बाद मुरादाबाद में 3500 वोट से मेयर का चुनाव हारी। ये सारी चीजें बताती हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमानों का रुझान कांग्रेस की तरफ हुआ। अगर मुसलमान कांग्रेस हो गया तो समाजवादी प्लेयर नहीं है, सीधी सी बात है उसमें। नीरज जी जी, वाकई वैसे भी कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद जिस तरह का उत्साह कांग्रेस पार्टी में है, राजस्थान और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव ये तय करेंगे बहुत कुछ लोकसभा के लिए। लेकिन कुमार, जब हम ये गठबंधन बहुत दिनों से डिस्कस हो रहा है कि माइनस सपा, कांग्रेस, मायावती या फिर जयंत चौधरी भी इनके साथ जुड़ जाएं, चंद्रशेखर भी इनके साथ जुड़ जाएं, तो ये जो गठबंधन हम मतलब अखिलेश खेमे से अलग मायावती खेमे के एक गठबंधन की बात करते हैं, तो मायावती की बात हम लोग मुझे लगता है ज्यादा करते हैं। मायावती ट्विटर के अलावा खुद कुछ करती हुई नजर नहीं आती हैं। तो आपको क्या लगता है कि मायावती जो है वो वाकई लोकसभा चुनाव से पहले हमें वो एक्शन में देखने को नजर आएंगी, या जो जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ाया उसके बाद जो रुख है उनका वही बना रहेगा? देखिए नीरज, मुझे लगता है कि मायावती चाहे पूरी ताकत से लड़े या फिर जिस तरीके से, जिस अंदाज से वो इन चुनाव को लड़ रही है वैसे लड़े, मायावती के वोट बैंक पर असर तो आया है, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क ऐसा नहीं पड़ने वाला चुनाव के लिहाज से। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप इस चीज को देखें कि मायावती के वोट शेयर 20%, 18% से घटकर 12-13% तक आ गए हैं। लेकिन क्या उनके 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 वोट घटने से वोट प्रतिशत क्या आप देखें ना, एक विधायक है उनके पास, ठीक है, एक विधायक है, हो सकता है वो भी ना, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट की चर्चा कर रहे हैं तो मायावती निश्चित तौर पर 2019 को उन्होंने बहुत सीरियसली लिया था। 2019 में उन्होंने सपा से गठबंधन किया था। अभी तक तो मायावती की तरफ से मुझे कोई ऐसी सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही कि वो 2024 में कुछ बड़ा करना चाहती है, क्योंकि अगर सचमुच वो बड़ा प्लेयर बनना चाहती तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ के संकेत होते, या फिर वो ये जरूर सोच रही होंगी कि तमाम दल बैठ जाएं, वो अपने तरफ से फिर उनको कुछ ऑफर करें, और ऑफर करें तब वो जाए निश्चित तौर पर। अब मायावती अकेले भी लड़ेंगी तो वो नुकसान किसका कर रही है? मायावती अगर अकेले भी जा रही है तो अपना सबसे पहले नुकसान कर रही है। अगर वही मैंने पहले भी बात कही कि अगर वो पूरे विपक्ष के साथ जाती है तब तो वो बीजेपी को नुकसान करेंगी, लेकिन अगर अकेले चली गई, बेशक 12-13% ही वोट लेकर के आए, नुकसान तो वो अपना भी करेंगी और विपक्ष का भी करेंगी, फायदा बीजेपी का ही होगा उसमें भी। और अगर वो मजबूती से भी लड़ती हैं तो भी बीजेपी का फायदा है। जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई अगर 18% भी वोट आ जाएगा तो वैसा थोड़ा ही है कि वो सारे जो वोट है वो बीजेपी से निकलकर उनके पास चले जाएंगे।
तो मायावती, बहुत सरप्राइजिंग है मुझे कि अब सारी पार्टियां अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं, अपनी कमर कस रही हैं चुनाव के लिए, लेकिन मायावती अभी भी एकला चलो, अकेले चलो, एंटी कांग्रेस, एंटी सपा स्टैंड लेकर के वो इस वक्त चल रही है। सिर्फ यही नहीं, गाहे बगाहे वो बीजेपी के समर्थन में भी दिखाई देती है। आप देख लीजिए संसद भवन को लेकर के उन्होंने क्या कहा। तो निश्चित तौर पर एक ट्रस्ट डेफिसिट तो साफ साफ 11-18-17 में यहाँ पे 11 मुसलमान चुनाव लड़ा देती हैं नगर निकाय के मेयर के चुनाव में, लेकिन जब आता है संसद में समर्थन की बारी, तो आप बीजेपी के साथ खड़ी दिखाई देती है। इन सब के होने के बावजूद मुझे ये लगता है कि मायावती निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किसी बड़े ऑफर के इंतजार में होंगी, क्योंकि वो अकेले लड़ें, अकेले जाएं, उनको भी मालूम है कि क्या हश्र होने वाला है। अकेले जाकर के उन्होंने विधानसभा का चुनाव देख लिया है, एक उनके विधायक बचे हैं। कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में चीजें जरूर चल रही हैं। अब हम लोग जिस बात की चर्चा करते हैं कि कांग्रेस, आरएलडी और मायावती, क्या आने वाले दिनों में ये रियलिटी दिखेगा? क्या विपक्षी एकता के बाद कोई ऐसी कोशिश हो रही है कि मायावती को भी साथ लाया जाए? और अगर ये तमाम चीजें हो रही हैं, तब तो मायावती एक फैक्टर के तौर पर उभरेंगी। लेकिन अगर इन सब से इतर मायावती खुद को अलग रखती हैं, तब उनका भविष्य मुझे नहीं लगता कि 2024 में बहुत कुछ होने वाला है। हाँ, वो अकेले भी लड़ेंगी तो भी वह बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगी, और अगर वो गठबंधन में जाती हैं तब बीजेपी का वो नुकसान करेंगी। तो अब देखना पड़ेगा कि मायावती इसमें करती क्या है, सोचती क्या है। मुझे लगता है कि फिलहाल मायावती ने अभी तक कोई ऐसे इंडिकेशन नहीं दिए हैं कि वो गठबंधन की तरफ जा रही है। मुझे लगता है इस बारे में बेहतर सैयद कासिम साहब के पास भी जवाब होगा कि आखिर मायावती करना क्या चाहती है, कि भाई 2024 आने वाला है और अभी तक उनके रुख का पता ही नहीं। मुझे तो लगता है आचार संहिता के बाद ही क्लियर होगा, आचार संहिता लागू हो जाएगी। जी, प्रशांत जी, ये सवाल का जवाब तो हम लोग कासिम सर से भी लेंगे जो कुमार अभिषेक जी ने पूछा है, लेकिन मैं आपसे एक चीज फील्ड में रहते हैं, तमाम तरह के की प्रतिक्रियाएं जनता से और नेताओं से भी आप लोगों को मिलती रहती हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम विपक्षी सियासत पर आ ही गए हैं और उस पर आपसे सवाल जवाब हम ले रहे हैं, तो अगर गठबंधन की बात की जाए तो वैसा गठबंधन किस काम का विपक्ष का जिसमें मायावती ना हो, या वैसा गठबंधन किस काम का विपक्ष का जिसमें अखिलेश ना हो? इन दोनों बातों में क्या फर्क आपको लगता है? क्योंकि जब जिस तरीके की बात कासिम जी कह रहे थे कि जब 2024 की बात आती है तो माइनॉरिटी वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा आशान्वित निगाह से देख रहा है बनस्पत अखिलेश यादव के, और अखिलेश यादव भी कहीं अभी तक बहुत लेके उदार हृदय की तरह नहीं आए हैं कि कांग्रेस को इसमें शामिल कर लेंगे, इस गठबंधन में एक ग्रैंड गठबंधन बनाएंगे। इस तरह की कोई बात अखिलेश यादव करते नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो एक साथ। जी, अलायंस का हिस्सा कांग्रेस होगी 2024 में, माइनॉरिटी वोट ज्यादा उस तरफ पड़ेगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी अलायंस का हिस्सा होगी या वो बहुजन समाज पार्टी के साथ अलायंस का हिस्सा होगी। वो डिपेंड करता है सीट की बार्गेनिंग पे और डिपेंड करता है नेशनल पर्सपेक्टिव पे। वो यहाँ लोकली उसमें इतना भूमिका नहीं होगी, उसमें नीतीश कुमार की, शरद पवार की, ममता बनर्जी की, सोनिया गांधी की सबसे ज्यादा। ये 4-5 बड़े प्लेयर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि कौन सा अलायंस बेहतर है। आज की स्थितियों में नीतीश कुमार निश्चित तौर पे चाहेंगे कि अलायंस जो हो वो सपा, आरएलडी और कांग्रेस का हो, पल्लवी पटेल की पार्टी का, ये 4 पार्टियों का हो। उस समय के समीकरण क्या होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। हालांकि अगर कुछ कांग्रेस के कई नेताओं का मानना है कि अगर बसपा के साथ अलायंस हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा प्रैक्टिकली। मुझे कई लोगों ने बात बोली, कई कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि अगर हमारा अलायंस बसपा के साथ हो जाए, बसपा, लोकदल और कांग्रेस, तो वो अलायंस बीजेपी को ज्यादा चैलेंज दे देगा। लेकिन वही है कि ये अलायंस जो है वो अभी थ्योरेटिकल है, ये प्रैक्टिकल इसलिए नहीं क्योंकि मायावती का रुख क्लियर नहीं, जैसे सब पैनलिस्ट, सब लोगों ने, हम लोगों ने डिस्कस किया कि मायावती का रुख ही नहीं क्लियर है। तो जब उनका पता ही नहीं कि वो रहेंगी अलायंस में, नहीं रहेंगी, अलग रहेंगी। और रही जो आपने कहा कि अलायंस क्यों जरूरी है या क्यों होना चाहिए, क्यों अखिलेश यादव अलग होने चाहिए या मायावती अलग होने चाहिए, मुझे लगता है अगर सिंगल कैंडिडेट अगर हो जाएगा तो बीजेपी के लिए थोड़ा सा इजी ज्यादा हो सकता है, और फाइट 3 कॉर्नर या 4 कॉर्नर होगी तो वोट डिवाइड होगा। लेकिन अगर टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में फाइट 3 कॉर्नर होगी तो बीजेपी के लिए टफ हो सकता है कि अगर अलायंस एक तरफ हो जाए, सपा बसपा, ये जो भी अलायंस चुनाव सपा कांग्रेस आरएलडी का, और बीएसपी से थोड़ा टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या बीएसपी से अगर अलायंस हो रहा हो तो फिर सपा से थोड़ा टेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है चांसेस है। लेकिन अगर सब एकजुट हो जाए, फिर सिंगल कैंडिडेट बीजेपी अगेंस्ट में हो, वो यूपी में मुझे बहुत ज्यादा उसका मतलब सक्सेस होने का चांस, कुछ सीटों पर रोक सकते हैं बट बहुत इतना भी नहीं कि सब सीटों पर रोक लेंगे। जी,
मतलब मोदी जी के खिलाफ एक सब लोग एक साथ हो जाएं, ये प्रशांत जी का मानना है कि वो सही संदेश मतलब विपक्ष के लिए नहीं जाएगा, बल्कि वो भाजपा उसका फायदा उठा कासिम जी लग जाएंगे सब जी। मेरे खिलाफ एक साथ हो गए, तो ये नैरेटिव बीजेपी यूज करेगी। वो किसी भी ये स्थिति में कहेंगे, मोदी जी क्योंकि हर चुनाव में उनका एक ये लाइन तो रहता ही है चुनाव में कि सब कोई मिलके मोदी को हरा रहा है। कासिम साहब, जो कुमार अभिषेक जी ने बात कही कि एक बीएसपी के अंदर की खबर क्या है, मतलब आप चूंकि आपके पास रहती है बीएसपी के अंदर की खबरें, तो मायावती का जो ये मिजाज है कि कांग्रेस को भी रगड़ो, सपा को भी रगड़ो, और बीजेपी को जब रगड़ने की बारी आए तो थोड़ा सा सॉफ्ट होके रगड़ो, जैसा कि अभी हमने देखा नए संसद भवन में। तो मायावती किस तरह की सियासत कर रही हैं? क्योंकि जब हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं कि कांग्रेस आरएलडी मायावती अलायंस, लेकिन क्या मायावती चाह भी रही है इस तरह का कोई अलायंस 2024 में? देखिए अमीश भाई, कुमार भाई जो कह रहे थे वो कि और राजभर और जैन के निकल जाने के बाद अखिलेश यादव के पास 5%, 6% वोट है। तो उनका अपना जो परसेंटेज की कॉपी किताब पे जो बात करते हैं, वो आज भी अपने आप को अखिलेश यादव से बड़ा मानती है। तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि जो बात अलायंस की है, दो चीजों में से एक चीज तय है, या तो मायावती कांग्रेस जैन के अलायंस में जाएंगी, या फिर मायावती और एमआईएम का अलायंस आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। बिना अलायंस के मायावती चुनाव में नहीं जाएंगे। बिना अलायंस में न जाने की दो वजह। एक तो ये जो कुमार भाई ने कहा कि मायावती के पास नुकसान ही नुकसान है, उनके पास बचता कुछ नहीं है। मायावती की एज हो गई, उम्र हो गई, आकाश को सौंपना चाहती है तो आकाश को कोई खाली मतलब एक झुंझुना नहीं दिया जा सकता, उसके लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। दूसरे राज्यों में बहुजन समाज पार्टी नीचे आ गई, हर जगह पे 1%, आधा परसेंट, 1.5%, 2% वोट कम होता चला गया, और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 6-7% वोट कम हो गया पिछली बार को देखते हुए 8% के करीब। तो मायावती का, और जो सबसे बड़ी चीज है कि वो जो किताबों का मामला है वो बिना अलायंस के बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अलायंस तो होगा, बार्गेनिंग पावर किसकी कितनी मजबूत होगी कि इस बात का उनको इंतजार है। क्या टेलीफोन पे उनकी बात होती है फिर सोनिया गांधी से, क्या नहीं होती है, और कौन बीच में है जिनसे उनकी बात होती है। कोऑर्डिनेटर्स को जो उन्होंने भेजा है 80 के 80 लोकसभा पे कैंडिडेट्स देखने के लिए, उसका फीडबैक क्या है, कितने लोकसभा पे लोग लड़ने को तैयार हैं, कितने पे लोकसभा पे कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठा होकर 2 महीने 3 महीने के बाद मायावती के पास पहुंचेंगी, सब देखेंगे कि भाई किसी भी लोकसभा पे किताबों का वो मामला चल नहीं पा रहा है और लोग ज्वाइन करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, पार्टी में लोग आ नहीं रहे हैं। और उसके बाद आप देखिएगा कि किसी दिन उनका एक ट्वीट आएगा धीरे से किसी की तारीफ का, या घुमा फिरा के कोई बात कर देंगे, उसमें ओवैसी भी हो सकते हैं, राहुल भी हो सकते हैं, प्रियंका भी हो सकती हैं, किसी की खैरियत पूछ सकती हैं, किसी को बीमार है तो उसको शुभकामना दे सकती हैं, किसी के यहाँ को खुशी हुई तो बधाई दे सकती हैं, और उससे वो सारी चीजें साफ हो जाएंगी। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि 2 में से एक अलायंस में मायावती मिलेंगी, और ये भी मैं श्योर हूँ कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कोई किसी भी अलायंस में आप देखेंगे नहीं। ये भी एक बिल्कुल श्योर शॉर्ट चीज है। कांग्रेस भी यही चाहती है, बसपा भी यही चाहती है, राष्ट्रीय लोकदल के पश्चिम का मुसलमान जो है या पश्चिम का जो नॉन मुस्लिम वोटर है वो भी अखिलेश से भागता है। ऐसे में अखिलेश यादव का 30%, 32% वोट जो है समाजवादी पार्टी से वो भाजपा में भी चला जाता है, केंद्र में मोदी के नाम पे, और उत्तर प्रदेश में सारा आ जाता है अखिलेश के नाम पे। उसको रोकने के लिए अखिलेश भैया अकेले हैं, जैसे मोदी बेचारे हैं, अखिलेश भैया बेचारे अगर बनते हैं तो वो वोट अपना रोकने में कामयाब होंगे। ये सारी चीजें चर्चा में है। अब ये कितना अमल करती हैं ये भविष्य बताएगा, लेकिन 2 चीजें मुझे साफ दिखाई देती हैं। जितना मैं मायावती और बसपा और उनकी कोऑर्डिनेटर्स और उनके काम करने के तरीकों को जानता हूँ, मैं ये श्योर हूँ कि 2 में से एक गठबंधन कहीं अंदर अंदर पक रहा है। वो ओवैसी और मायावती का गठबंधन भी हो सकता है जो सबके समीकरण खराब कर सकता है, और मायावती कांग्रेस और जैन का भी गठबंधन हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों को खराब कर सकता है। अमित सर जी बिल्कुल। तो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव 2024 के करीब आ रहे हैं, देश भर में तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि 80 सीटें, पूरे देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें होने की वजह से सबसे ज्यादा हलचल, सबसे ज्यादा जोड़ तोड़ जो है वो उत्तर प्रदेश में ही रहने वाला है, और जो अभी से हमें नजर भी आ रहा है। तो बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, अपनी तैयारियों में दूसरी पार्टियों से आगे भी दिख रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें इस बात पर निर्भर करती हैं कि आने वाले दिनों में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो किस तरह के गठबंधनों को शक्ल देती हैं, किस तरह की टैक्टिक्स, प्री पोल अपनी स्ट्रेटजी को, अपनी रणनीति को बनाती हैं। यानी अभी गंगा के पुलों के नीचे से बहुत पानी बहना बाकी है, और आने वाले दिनों में इन तमाम घटनाक्रमों पर यूपी तक की नजर बनी रहेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कासिम साहब, प्रशांत, कुमार, अभिषेक, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।